राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक छोटा सा गांव है, काली रोड करके। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस धरती के मिट्टी को किसी का श्राप मिला है और रात को इस गांव की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर कुत्ता भी नहीं जाता। और हर पूर्णिमा की रात को गांव के दक्षिण छोर पर बने उस टूटे फूटे हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकलती। ना ही उधर दीपक है और ना ही उधर रोशनी है, और वो जो रोशनी निकलती है वो नीले कलर की होती है, ठंडी जैसे कि कोई मुर्दे की हो। और इसी हवेली में कभी विक्रम और मालिनी रहा करते थे, एक ऐसा जोड़ा जो प्यार की मिसाल था। विक्रम एक सरकारी मास्टर थे, काफी ज्यादा दयालु हुआ करते, और मालिनी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि प्यार में पड़कर इधर गांव में आई थी। लोग हमेशा कहते थे कि इन दोनों के ऊपर भगवान की मेहर है, क्योंकि ऐसा जोड़ा लाखों में एक ही होता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसी भगवान के घर में एक शैतान भी रह रहा है, और उसी शैतान की नजर इस जोड़े पे गई थी। एक कहानी उस रात की है जिस दिन ये बंधन शुरू हुआ, एक कहानी उस रात की है जिस दिन ये बंधन टूट ना सका, और एक कहानी उस सुबह की है जो सुबह कभी हुई ही नहीं। साल 2018 में मार्च का महीना था, रातें अभी अभी ठंडी थी। विक्रम और मालिनी की शादी को 5 साल हो चुके थे, और मालिनी 3 महीने से ही माँ बनने की तैयारी में थी। और उन्हीं दिनों में गाँव में एक बाबा आया था, बाबा नथुराम। वो इंसान था या कोई और कहना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसकी आंखें पूरी पीली थी जैसे कि किसी जानवर की हो, चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां थी, लेकिन बाल काले थे, उसके नाखून लंबे थे और उसका रंग राख जैसा भूरा था। उसने गांव के मंदिर के पास जो जमीन थी वहां पर ही डेरा लगाया था। ना ही कोई तंबू और ना ही कोई चादर, बस एक घुनी थी और कुछ हड्डियां। गांव के काफी लोग उससे डरते थे, लेकिन कुछ औरतें उसके पास जाती थी, बच्चे की दुआ मांगने, पति को वश में करने के लिए, या फिर दुश्मन को बर्बाद करने। एक दिन मालिनी बाजार से लौट रही थी, सड़क के ऊपर नथुराम बैठा था। उसकी नजर मालिनी के ऊपर पड़ी और नथुराम मालिनी को दिखता ही रहा। मालिनी को काफी ज्यादा अजीब लगा। मालिनी ने अपनी नजरें चुराई और तेज कदमों से आगे जाने लगी, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो नथुराम अभी भी उसे देख ही रहा था। नथुराम के होठ हिल रहे थे जैसे कि कोई मंत्र फूंक रहा। उस रात मालिनी को नींद भी नहीं आई। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है, तो अगर आपको डर लग रहा हो तो ये वीडियो अकेले में ना देखें, पूरी फैमिली के साथ देखें, ताकि आगे जाकर आप भी सतर्क रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मालिनी अपने घर पे तो आ चुकी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। जब जैसे तैसे मालिनी की आंख लगी तो उसने सपने में देखा कि एक काला धागा उसके पैरों पे बांधा हुआ है, और उस धागे का दूसरा सिरा किसी और के हाथ में। उसको लगा कि अंधेरे में कोई आदमी हंस रहा है, लेकिन वो हंस नहीं रहा था, जैसे कि कुछ हड्डियों का चूरा हो रहा हो, ऐसे उस हंसी की आवाज थी। सुबह जैसे ही मालिनी उठी तो मालिनी ने पूरी बात विक्रम को बताई। विक्रम ने सीधा कहा, मालिनी, ये सब डर है तुम्हारा, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए ऐसे सपने आना जायज है। मालिनी तभी तो चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक कांटा जरूर चुभ रहा था, जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके 1 हफ्ते बाद विक्रम का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले तो वो सुबह जल्दी उठकर चाय बनाया करते थे, मालिनी के साथ बाहर भी बैठते थे, और अभी वो देर तक सोते हैं और उनकी आंखें भी उठने के बाद लाल होती, जैसे कि रात भर कोई सोया ही नहीं हो। खाना भी कम खाने लगे और बात भी कम करने लगे। एक रात मालिनी की आंख अचानक खुली तो उसने देखा कि विक्रम बिस्तर पे नहीं था, दरवाजा खुला था। वो बाहर चली गई तो विक्रम आंगन में खड़े थे, नंगे पांव सफेद कुर्ते में, और उसकी पीठ मालिनी की तरफ थी। वो कुछ तो बुदबुदा रहे थे। मालिनी ने पीछे से आवाज भी लगाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मालिनी ने विक्रम का कंधा छुआ, विक्रम झट से पलटा। विक्रम की आंखें बंद थी, विक्रम खड़े खड़े ही सो रहा था। मालिनी का दिल जोर से धड़का। विक्रम को वो धीरे से अंदर लेके आई और विक्रम और मालिनी बिस्तर पे लेट गए। विक्रम को सुबह उठने के बाद कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन मालिनी को उसकी पड़ोसन सुमित्राबाई मिली, एक बूढ़ी औरत थी जो कि गांव के बारे में सब कुछ जानती। उसने कहा, बहू, तुम्हारे मर्द को कभी नथुराम ने देखा है क्या? मालिनी का रोम रोम खड़ा हो। उसने कहा, हाँ, देखा है एक बार, स्कूल से लौटते समय। सुमित्राबाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, भाग जाओ इस गाँव से, 1 सेकंड के लिए भी इस गाँव में मत रुको अभी। सुमित्राबाई ने मालिनी का हाथ पकड़ा और कुछ फुसफुसाया। वो तांत्रिक है, उसे किसी ने यहाँ पर बुलाया है, और इस गांव में से वो किसी को चाहता है, और वो जिसे भी चाहता है वो सबसे पहले उसके करीबी को तोड़ता है। वो हमेशा पति पत्नी के बीच में ही आता है और प्यार को नाली में बहा देता है, फिर जो भी चाहता है वो ले लेता है। मालिनी तुरंत घर पे आई। उसने विक्रम से बात करने की कोशिश भी की। विक्रम ने उसकी बात तो सुनी और फिर हंसा, लेकिन वो हंसी ऐसी थी कि जो कि मालिनी ने कभी देखी भी नहीं होगी। अगला महीना ऐसा था कि किसी ने काले पर्दों से पूरा ढका हुआ हो।
विक्रम अब पहचाने भी नहीं जाते थे। जो आदमी मालिनी के लिए चाय बनाता था वो अभी उससे बात भी नहीं कर रहा था। जो हमेशा कहता था कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, वो अभी रात को अकेले उठकर बाहर जाता है और किसी से फुसफुसाता है। एक रात मालिनी ने देखा कि विक्रम रसोई में खड़े हैं, हाथ में चाकू लिए सब्जी काट रहे थे। रात को 3 बजे, वो भी बिना बिजली के अंधेरे में। मालिनी ने तभी आवाज लगाई, वो तुरंत रुक गए लेकिन पलटे नहीं। विक्रम ने चाकू रख दिया और धीरे धीरे उठकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगा और ऊपर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दी। मालिनी रोती रही, घंटों तक दरवाजा खटखटाती रही लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। सुबह उठकर विक्रम ने खुद दरवाजा खोला। साफ सुथरे कपड़े भी पहने थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने नाश्ता मांगा, बस इतना पूछा और अखबार उठा के बाहर जाकर बैठ गया। मालिनी ने पहली बार वो काम किया जो उसे सबसे पहले करना चाहिए था। मालिनी नथुराम के धुनी के पास गई। वहाँ पहुँचने के बाद एक अजीब सी बू आई उस जली हुई हड्डियों की। वहाँ पहुँचने के बाद देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और उस घुनी के चारों तरफ कुछ लिखा हुआ था लाल रंग से। मालिनी झुककर वो देखने लगी लेकिन बहुत ही अजीब लिखा था। मालिनी को कुछ समझ में नहीं आया और उस लिखावट के बीच में एक नाम था जो कि मालिनी साफ साफ देख सकती थी, विक्रम। मालिनी चीखती हुई वहां से भागी और पीछे से एक हंसी आई, ठंडी। नथुराम पेड़ के पीछे से निकला। उसने मालिनी को देख लिया था और पीछे से हंसने लगा और बोला, बेटा बहुत देर हो चुकी है अभी। मालिनी अब अकेली पड़ गई थी, घर में होने के बावजूद भी। पेट में बच्चा था लेकिन पति घर पे नहीं था। मालिनी ने अपनी माँ को फोन किया। उसने सब कुछ बताया लेकिन उसकी माँ ने उसको कहा, बेटा ये सब अंधविश्वास होता है, ऐसा लगता है तू काफी ज्यादा थक चुकी है, आ जा यहाँ पे। मालिनी ने विक्रम के भाइयों को कॉल किया। विक्रम के भाई वहाँ पर आके विक्रम को देखा और बोले, भाभी विक्रम तो बिल्कुल ठीक है, हाँ थोड़े तनाव में तो है लेकिन आप बहुत ज्यादा सोचती हो। सबको ये चीज सामान्य लग रही थी लेकिन मालिनी को नहीं। उस रात, पूर्णिमा की रात, विक्रम ने मालिनी के खाने में कुछ मिलाया था। मालिनी को शक हुआ। उसने देखा कि विक्रम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धीरे धीरे पीठ फेर कर दाल में कुछ डाल रहा है। मालिनी ने खाना नहीं खाया, कुछ बहाना बनाया। रात को जब विक्रम सो गया तब मालिनी उठी और वही डाल एक कुत्ते को दी। कुत्ते ने जस्ट वो डाल सूंघी और वहाँ से भाग गया। उसने उसी कटोरे को ध्यान से देखा तो उसमें 3 बाल थे और एक टूटी हुई अंगूठी थी, लाल धागे से बांध। मालिनी की सांसें रुक गई। वो जानती थी कि ये अंगूठी मैंने नथुराम के हाथ में देखी। उसने वो रात बाथरूम में बंद होकर ही गुजारी। बाहर विक्रम के कदमों की आवाज आती रही। वो दरवाजे के सामने आते थे और रुक जाते थे और फिर चले जाते थे और कभी कभी दरवाजे पर हाथ भी फेरते थे, बहुत ही धीरे से। रात को अचानक से विक्रम ने आवाज दी लेकिन मालिनी को लगा कि ये आवाज विक्रम की नहीं है, बहुत ही गहरी आवाज थी, जैसे कि किसी बूढ़े इंसान की। मालिनी ने दरवाजा खोला। तेरा पति हूँ मैं, बाहर आ। और फिर एक खिलखिलाहट जो कि विक्रम की नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मालिनी ने मुंह के ऊपर हाथ रख दिया। मालिनी रोई नहीं क्योंकि वो रो भी नहीं सकती। अगर वो रोती तो विक्रम उसकी आवाज सुन लेता था। जैसे ही सुबह हुई मालिनी घर से भाग गई। जहाँ पर पैर जा रहे वहाँ पर भागी। मालिनी काफी ज्यादा दूर चली गई थी, एक मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास। वहाँ के पंडित राधेश्याम के बारे में उसने काफी ज्यादा सुना था। पंडित जी ने मालिनी को देखा और तुरंत कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर किसी की छाया है। मालिनी ने पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी का चेहरा भी काफी ज्यादा गंभीर हो चुका था। नथुराम, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो काफी ज्यादा खराब इंसान है। ब्लैक मैजिक उसके हाथों में ही रहता है। उसने तुम्हारे पति को वश में कर लिया है, मतलब कि तुम्हारे पति के ऊपर वशीकरण हुआ है। लेकिन ये वशीकरण जो है काफी ज्यादा अलग है। पंडित जी की आंखें बंद थी। इस वशीकरण के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले तो पति को तोड़ना, दूसरा उसे अपना जरिया बनाना और तीसरा असली निशाने तक पहुंचना। और असली निशाना तू है बेटी, तेरे पेट में जो पल रहा है वो है। उसने रुककर मालिनी की आंखों में देखा। नथुराम ने इससे पहले भी काफी बार ये किया है। एक बच्चे को उसको देना था नथुराम के किसी अनुष्ठान के लिए, लेकिन वो बच्चा उसे मिला नहीं, इसलिए इस बार उसने तुझे चुना है। मालिनी कहती, मेरे बच्चे को? हाँ, इसीलिए पहले उसने विक्रम को चुना, तुझे अकेला करने के लिए और तुझे डराने के लिए। पंडित जी ने उसे एक काली धागे की माला दी, एक लोहे का कड़ा दिया और कुछ भभूत दी। पंडित जी बोले कि ये पहन लो और अगले 3 दिन तक अगर विक्रम को तोड़ना है तो एक ही तरीका है, तुझे खुद उस तांत्रिक के सामने जाना होगा, डर के साथ नहीं, एक अच्छाई और सच्चाई के साथ, और उसका बंधन तभी टूटेगा। पर उसके आगे पंडित जी ने जो भी कहा, मालिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन बेटी, तुम जब भी उसके पास जाओगी अपनी आंखें बंद रखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कुछ भी हो, अपनी आंखें नहीं खोलनी है। मालिनी ने उससे पूछा, पंडित जी क्यों? क्योंकि नथुराम जो दिखाता है वो सच नहीं होता, लेकिन जो दिखता है उसे देखकर आदमी पागल हो जाता है हमेशा के लिए। वो रात मालिनी की जिंदगी की सबसे लंबी रात। उसने माला पहनी, भभूत लगाई और कड़ा पहन के
उस रास्ते की तरफ निकल गई जहाँ पे रात को कुत्ता भी नहीं जाना चाहता। आसमान में पूरा चांद था, लेकिन उसकी चांदनी काफी ज्यादा ठंडी थी, जैसे कि चांद भी खुद डरा हुआ हो। मंदिर के पास जैसे ही मालिनी पहुंची, उसने देखा धुनी की एक नीली लपटे और उसके आजू बाजू में कुछ आकृतियां परछाई की तरह, लेकिन उसके पाँव जमीन पे नहीं थे, जैसे कि वो हवा में तैर रही थी। मालिनी ने अपनी मुट्ठियां बंद की, कड़े को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गई। नथुराम धुनी के पास बैठा था। उसने मालिनी को वहां पर आते हुए देखा और मुस्कुराए। नथुराम बोला, आ गई बेटी, मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगी। मालिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पंडित जी ने जैसा कहा था वैसे मालिनी ने कहा, मेरे पति को छोड़ दो। नथुराम यहाँ पर हंसा और मालिनी को याद आया कि वो वही हंसी है। और तभी मालिनी ने एक आवाज सुनी, विक्रम की आवाज। मालिनी, मालिनी मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज मालिनी मुझे बचाओ, बस एक बार देखो मालिनी, मैं यहाँ पर ही हूँ। मालिनी के आंसू यहाँ पर बहने लगे। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मालिनी कांपने लगी, हवाएं तेज होने लगी और किसी के पास आने का एहसास हुआ, इतने पास कि वो उसकी सांस भी भाप सकती थी। और तभी मालिनी ने एक काम किया, उसने अपनी कड़े वाली कलाई को घुनी की तरफ बढ़ाया। उसने कहा था, लोहा और भभूत एक साथ घुनी के ऊपर लपट दे। एक चीख उठी, ना इंसान की ना किसी जानवर की, और तभी कुछ घुनी की लपटें एकदम से लाल हो, फिर काली हो गई और फिर अचानक से बुझ गई। सब कुछ ठंडा हो गया, सब खामोश। मालिनी ने अपनी आंखें खोली। नथुराम वहाँ पे नहीं था। घुनी ठंडी हो चुकी थी और वहाँ पर सिर्फ राख बची थी, और जो आजू बाजू में जो लिखावट थी वो भी बुझ गई थी। मालिनी घर पर पहुंची। विक्रम कमरे में बैठे थे। उसने मालिनी को देखा और रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मालिनी, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था मुझे। उसने मालिनी को गले लगाया। वो दोनों बहुत ज्यादा रोए। अगले कुछ दिन सामान्य रहे और विक्रम खुद वही थे जो पुराने विक्रम थे, जैसे कि चाय बनाना, मालिनी को देना, बस हंसते खेलते बात कर। लेकिन काली खोट जो होती है ना, इतने आसानी से लोगों को छोड़ती नहीं है। 7वें दिन मालिनी बिस्तर से उठी और देखा कि विक्रम बिस्तर पे नहीं है। विक्रम हवेली के पास मिले, वही टूटी फूटी हवेली। वो अंदर की तरफ बैठे थे, अंदर जमीन के ऊपर। आंखें खुली थी, लेकिन सब कुछ खाली था, बिल्कुल खाली, जैसे कि आत्मा चली गई हो और बस शरीर दिख रहा हो। मालिनी ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ काफी ज्यादा ठंडा था, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। विक्रम ने मालिनी को पहचाना नहीं। विक्रम को शहर के हॉस्पिटल लेके गए, महीने भर रखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर विक्रम ने कभी भी मालिनी को पहचाना नहीं। मालिनी को बच्चा हुआ, एक बेटा, और जिस दिन वो बच्चा हुआ उस दिन हॉस्पिटल की सारी लाइटें बुझ गई थी। और उस एक पल में खिड़की से एक आवाज आई, शुक्रिया। नथुराम का शव उस गांव के कुएं में मिला था उसी 7वें दिन पर, लेकिन मरने से पहले उसको जो चाहिए था वो उसने ले लिया था। मालिनी अब भी उस गांव में जाती नहीं है। मालिनी का बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। उसका बेटा कभी कभी अचानक से रात में उठ जाता है, खिड़की की तरफ देखता है बिना किसी वजह के। काली खोड़ के लोग हमेशा कहते हैं बंधन टूटता नहीं है, बस और रूप बदलता है। दोस्तों एक कहानी है ना जो काफी ज्यादा अलग थी। मतलब ऐसे नथुराम के जैसे लोग हमें आजू बाजू में बहुत ही देखने को मिले, जो कि इस तरह का सहारा लेकर किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको उसका डट के मुकाबला करना है। ये चीजें होती है या नहीं होती वो मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन हमें स्टोरी आती है, हम बस आपको सुनाते हैं। तो ठीक है, अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाकर ये वाली स्टोरी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वाली स्टोरी इससे भी खतरनाक आने वाली है। तो फिर ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।